के लास्ट क्लास में हमने जो आरडीटी टेक्निक है उसके टूल्स को या उसके रिक्वायरमेंट्स को हम लोग स्टडी कर रहे थे। और आपने स्टडी किया 4 रिक्वायरमेंट्स हैं या फिर 4 टूल्स हैं, जिसमें पहला टूल था एंजाइम्स, सेकंड टूल वेक्टर है, थर्ड टूल होस्ट सेल आ जाएगा एंड फोर्थ टूल आ जाएगा पैसेंजर डीएनए। एंजाइम्स में जो है हमने एंजाइम्स लिखे कौन कौन सा, लाइसोजाइम, देन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, देन जॉइनिंग एंजाइम लाइगेज वाला, एंड टर्मिनल ट्रांसफरेज, एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंड सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। लास्ट क्लास में हमने लाइसोजाइम का फंक्शन पढ़ा और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में हमने स्टडी किया। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम बैक्टीरिया में सेल्फ डिफेंस के लिए फॉर्म होते हैं एंड ये एंजाइम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और इस सीक्वेंस की लेंथ को भी रिकॉग्नाइज करते हैं वो, एंड पैलिंड्रोम सीक्वेंस बोला जाता है, और फिर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करते हैं। एंड जो बैक्टीरिया के अंदर एक रिस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम ऑपरेट करता है और इस सिस्टम के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वन कंपोनेंट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वन कंपोनेंट इज मॉडिफिकेशन एंजाइम। जिस समय बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को अटैक करता है तो बैक्टीरियोफाज का प्रोटीन कोट बैक्टीरिया के बाहर रहता है। बैक्टीरियोफाज का डीएनए बैक्टीरिया में एंटर करता है और उस समय बैक्टीरिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को फॉर्म करता है और ये एंजाइम फाज के डीएनए को कट कर देता है। फाज का डीएनए मल्टीप्लाई नहीं हो पाता, बैक्टीरिया के अंदर न्यू फाजेस फॉर्म नहीं हो पाते एंड बैक्टीरिया का लाइसिस नहीं होता। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फाज के डीएनए में जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके फाज के डीएनए को कट करता है, कई बार वो सीक्वेंस बैक्टीरिया के अपने डीएनए में भी प्रेजेंट होता है और इसलिए बैक्टीरिया में मॉडिफिकेशन एंजाइम साइमल्टेनियसली बन जाता है एंड ये मॉडिफिकेशन एंजाइम बैक्टीरिया के उस सीक्वेंस पर मिथाइल ग्रुप्स को ऐड करता है, जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बैक्टीरिया के डीएनए को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और बैक्टीरिया का डीएनए कट नहीं होता। फिर हमने पढ़ा कि आज 900 से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं और इनको 230 स्ट्रेन से ज़्यादा स्ट्रेन्स में से जो है वो आइसोलेट किया गया है। एंड जब भी हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नेमिंग होता है, जब उसका नेम लिखा जाता है तो उसका नेम जो है वो स्पेसिफिक चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था इको R1, तो इको R1 में आपने स्टडी किया, पहला लेटर जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगले 2 लेटर स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अगला लेटर स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है एंड रोमन नंबर इंडिकेट करता है ऑर्डर को इन विच दिस एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। इको R5 है तो इसका मतलब वो 5th नंबर पर आइसोलेट किया गया ई कोलाई में से। इको R3 है तो वो 3rd नंबर पर आइसोलेट किया गया फ्रॉम ई कोलाई। और सो हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम जो है अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के एंजाइम्स पढ़ेंगे। ये एंजाइम किन सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, इस वाले पार्ट को हम स्टडी करेंगे। एंड 1963 में ई कोलाई में से 2 एंजाइम्स जो कि बैक्टीरियोफाजेस की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ई कोलाई के अंदर, उनको आइसोलेट किया गया था और जिसमें से एक एंजाइम मिथाइल ग्रुप को ऐड करता था और एक एंजाइम डीएनए को कट करता था। तो जो कट करता था उसको नाम दिया गया था रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, it was HIND2. First restriction endonuclease enzyme was HIND2 and इस एंजाइम को आइसोलेट किया गया, पर इसका जो कैरेक्टराइजेशन था वो 5 years जो है वो बाद में हो पाया था।
तो मतलब कि एंजाइम जो है वो डिस्कवर तो हो गया था, लेकिन इसका आइसोलेशन नहीं हो पाया था। तो जिसका आइसोलेशन पहले हुआ वो क्या था, हिंद 1। लेकिन जिस एंजाइम को सबसे पहले बैक्टीरिया के अंदर देखा गया था, दैट एंजाइम वाज दिस एंजाइम, पर इसका आइसोलेशन सेकंड नंबर पर हो पाया था, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, हिंद 2 करके बोला जा रहा है। तो इन पॉइंट्स को पहले लिख लेते हैं, ये वाले पॉइंट्स को, फिर हम जो है एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, सो आप 2 लाइन्स छोड़ो, 2 लाइन छोड़ने के बाद आप लिखो, नोट करो। इन 1963, सर्कल कर लो, 1963, कॉमा, two enzymes restricting growth of bacteriophage, two enzymes responsible for restricting growth of bacteriophage, in E. coli were isolated out of which one enzyme added methyl groups to DNA, methyl groups to DNA, and second enzyme cut DNA. अब आप 2 लाइन छोड़ो, 2 लाइन छोड़ने के बाद लिखो, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज was Hind2, लिखा हुआ है, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज was Hind2, पूरी लाइन को सर्कल करो, फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज was Hind2, which was isolated and characterized 5 years later. Underline, isolated and characterized 5 years later. This enzyme recognize a sequence of 6 base pairs. अभी आप पढ़ोगे कौन सा सीक्वेंस है, This enzyme recognize a sequence of 6 base pairs. अंडरलाइन करो, 6 बेस पेयर। ये एंजाइम जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है उसका लेंथ कितना है, 6 बेस पेयर्स उसका लेंथ है, 6 बेस पेयर्स। अब आप 2 लाइन छोड़ो, उसके बाद लिखो, more than 900 restriction endonuclease enzymes were isolated from over 230 strains of bacteria. Isolated from over 230 strains of bacteria. Circle more than 900 enzymes and circle more than 230 strains of bacteria. ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल्स लेते हैं। सो आप हेडिंग लिख लो, एग्जाम्पल्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, So first example is EcoR1, isolated from
isolated from eco R1 isolated from E. coli R/13 strain. Isolated from E. coli R/13 strain. स्ट्रेन कौन सी है? R/13 strain. This enzyme recognize sequence GAA-TTC. GAA-TTC. तो ये इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, GAA-TC. GAA-TTC. GAA-TTC. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए दोनों स्ट्रैंड के बीच में, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, एक बार ना जरा सारे इस तरफ ध्यान दो, एक बार सारे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दो. ये वाले सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है और ये G एंड A के बीच में कट करता है. तो एक कट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और एक कट जो है वो इस स्ट्रैंड पे G एंड A के बीच में आ जाएगा. तो एंजाइम जो है वो कहाँ पे कट कर रहा है? G एंड A के बीच में कट कर रहा है, दोनों स्ट्रैंड में G एंड A के बीच में कट कर रहे हैं. तो अब ये जो पार्ट है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अब ये अलग हो जाएगा ना. तो इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, ये पार्ट, ये यहाँ तक, ठीक है, ये अलग हो गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आ गए. और एक बार जरा सीक्वेंस ले लेते हैं. ऊपर क्या है? G और नीचे क्या है? C. यहाँ पे क्या है? T है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? T. यहाँ पे क्या है? A और यहाँ पे क्या है? A. ठीक है, ये अलग हो गया. अब ये वाला पार्ट अलग हो गया, दूसरा वाला. तो दूसरे वाले पार्ट को ले लेते हैं, ये पार्ट अलग हो गया. अब यहाँ पे इस पार्ट में ऊपर क्या है? C और नीचे क्या है? G है. C के बाद क्या है? T T A A. तो ये आ गया T T A एंड A. ये आ गया T T A A. ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया और ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो गया. तो ये जो एंड बना है, ये एंड डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है? ये वाला एंड सिंगल स्ट्रैंडेड है. और ये वाला एंड क्या है? डबल स्ट्रैंडेड के सिंगल स्ट्रैंडेड? ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड है. तो मतलब जो सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स होते हैं उनको बोला जाता है स्टिकी एंड या फिर कोहेसिव एंड. ECO R1 जो एंजाइम है ये कौन से एंड्स को फॉर्म करता है? स्टिकी एंड्स को फॉर्म करता है. कौन से एंड्स को फॉर्म करता है? स्टिकी एंड्स को फॉर्म करता है. सो अब आप ये डायग्राम बना लो, ठीक है. सो कौन से सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है? GAATTC को कट कहाँ करेगा? G एंड A के बीच में. तो DNA के एक एंड ये बन गया और एक पार्ट ये बन गया. एंड्स कैसे बन गए? सिंगल स्ट्रैंडेड. एंड सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड्स बोलते हैं. ECO R1 एंजाइम कौन से एंड्स को फॉर्म करता है? स्टिकी एंड्स को फॉर्म करता है. ठीक है, सो डायग्राम बनाओ ये वाला. तो ये आ गया स्टिकी एंड, ठीक है, और ये भी आ गया स्टिकी एंड, फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड. सो कटिंग कहां पर है? G A के बीच में कटिंग है, कट करता है G एंड A के बीच में. ठीक है, डायग्राम नोट करो ये वाला. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कट किया है मैंने, यहाँ पे कट लिया है,
ठीक है, और एक कट जो है वो यहाँ पे है जी ए के बीच में। तो डायग्राम ध्यान से बनाना। एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम ई कोलाई। स्ट्रेन कौन सा है? RY13 स्ट्रेन है। तो सीक्वेंस था GAATTC, GAATTC। कट है ऊपर वाले स्ट्रैंड में GA के बीच में कट आ गया, यहाँ पे दूसरे वाले स्ट्रैंड में GA के बीच में कट है। आपने पढ़ा ये एंजाइम टाइप 2 एंजाइम हम पढ़ रहे हैं जो कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है, क्योंकि ये पैलिंड्रोम को रिकॉग्नाइज करता है। तो ये जो सीक्वेंस है ये पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। दोनों स्ट्रैंड्स पर सीक्वेंस सेम है, ओपोजिट डायरेक्शन में सेम है दोनों स्ट्रैंड का सीक्वेंस। फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ कोहेसिव एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेना, स्टिकी एंड्स ऑल्सो नोन एज कोहेसिव, ऑल्सो नोन एज स्टैगर्ड एंड्स। स्टैगर्ड एंड्स बोलते हैं, स्टिकी एंड्स को बोलते हैं कोहेसिव एंड, इसी को बोला जाता है स्टैगर्ड एंड्स। स्टिकी या फिर कोहेसिव बोलते हैं या फिर स्टैगर्ड एंड्स बोलते हैं। स्टिकी, कोहेसिव और स्टैगर्ड एंड्स। ई को R1। ठीक है, अब सेकेंड वाले एंजाइम पर आते हैं। सो यहाँ पे ई को R1 फर्स्ट एंजाइम ओवर है। ठीक है, डायग्राम बना लिया होगा आप सबने। अब आते हैं सेकेंड एंजाइम पर। सेकेंड एंजाइम इज, it is He3. Second enzyme He3, it is taken from Haemophilus aegyptius. Haemophilus aegyptius. This enzyme recognize GGCC. Recognize sequence GGCC, और ये सीक्वेंस को G एंड C के बीच में कट करता है। ये कट करेगा GC के बीच में कट करेगा, तो ये बन जाएगा आ गया GGCC। एक बार जरा सारे सेकेंड एग्जाम्पल देख लो एक बार। He3 फ्रॉम हीमोफाइलस ईजाइप्टियस, यहाँ पे कोई स्ट्रेन नहीं है,
जरूरी नहीं है हर बैक्टीरिया की आगे फर्दर टाइप बनी हो। अगर किसी बैक्टीरिया के स्पीशीज की फर्दर टाइप बनेगी तो आपको स्ट्रेन्स नजर आएंगी, पर अगर कोई फर्दर वेरिएशन नहीं हुआ तो कोई स्ट्रेन नहीं होगा। और ये रिकॉग्नाइज कर रहा है जी जी सी सी को कट कर रहा है जी सी के बीच में, तो ऊपर वाले स्ट्रैंड को कट किया जी सी के बीच में और नीचे वाले को कट किया जी सी के बीच में, तो सीधा कट किया ना। तो यहाँ पे ये जो एंड्स बन रहे हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड एंड है? तो ये सीधा कट हुआ है, तो एंड कौन सा है? डबल स्ट्रैंडेड। सो ये एंजाइम कौन से एंड्स फॉर्म करता है? ब्लंट एंड्स। ब्लंट एंड्स आर डबल स्ट्रैंडेड, स्टिकी एंड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड। सो यहाँ पे आ गया ब्लंट एंड फॉर्मेशन। सो दीज आर ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स। ठीक है, तो ये सेकेंड एंजाइम का एग्जाम्पल है। सेकेंड एंजाइम। थर्ड एंजाइम पर आते हैं। ठीक है, नोट करते जाओ। BAM-H1, ये थर्ड एंजाइम है। BAM-H1, it is taken from Bacillus BAM-H1 taken from Bacillus amyloliquefaciens। आगे H आ जाएगा स्ट्रेन, Bacillus amyloliquefaciens, एंड ये रिकॉग्नाइज करता है GGATCC सीक्वेंस को। GGATC सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और ये इस सीक्वेंस को कट करता है बिटवीन G एंड G। एक बार जरा सारे देख लो। BAM-H1 जो है वो इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, GGATCC। कट कर कहाँ कर रहा है? GG, मतलब ऊपर वाले स्ट्रैंड को वो यहाँ से कट कर रहा है और नीचे वाले स्ट्रैंड को यहाँ से कट कर रहा है, तो सीधा कट नहीं हो रहा ना। तो यहाँ पे जो एंड आने वाला है वो कैसा आएगा? स्टिकी एंड आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंड बनेगा आप बना के भी देख सकते हो, जो एंड बनेगा वो कैसा बन जाएगा? स्टिकी एंड बनेगा। तो ये कट कहाँ पे कर रहे हैं? G एंड G के बीच में कट कर रहा है ये, G एंड G के बीच में कटिंग है। ठीक है, सो ये फॉर्म कर रहे हैं स्टिकी एंड्स को। स्टिकी एंड्स बनेंगे यहाँ पे भी, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। फोर्थ एग्जाम्पल पे आते हैं। हिंट 2, आपने जो लिखा भी है हिंट 2, it is taken from bacteria Haemophilus influenzae, और आगे डी उसका स्ट्रेन आ जाएगा। Haemophilus influenzae डी स्ट्रेन है डी, जैसे इसका स्ट्रेन है एच, स्ट्रेन एच। It recognizes a sequence of इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है और ये इस सीक्वेंस को C एंड G के बीच में कट करता है। एक बार जरा इस वाले एंजाइम को देख लो, एक बार एग्जाम्पल को। आपने लिखा हिंट 2, रिकॉग्नाइज सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर, यही लिखा ना आपने पहले। तो कितने बेस पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। कट कर रहा है C एंड G, ऊपर का स्ट्रैंड यहाँ पे कट हो रहा है, नीचे का स्ट्रैंड भी यहाँ पे कट हो रहा है, तो सीधा कट हो रहा है। तो एंड कैसा बनेगा? स्टिकी बनेगा या ब्लंट बनेगा? अगर वो सीधा कट कर रहा है तो एंड कैसा बनेगा? डबल स्ट्रैंडेड। सो डबल स्ट्रैंडेड एंड्स आर ब्लंट एंड्स। सो हिंट 2 जो है वो कौन से एंड को फॉर्म करता है? ब्लंट एंड्स को फॉर्म करता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लंट एंड्स, फॉर्मेशन ऑफ ब्लंट एंड्स। हिंट 2, formation of blunt ends।
SMA1, अगला एंजाइम है SMA1 फ्रॉम Serratia marcescens, from Serratia marcescens, SMA1 Serratia marcescens. SMA1 enzyme Serratia marcescens. ठीक है, नोट कर लो इनको। पहला आपने एंजाइम लिखा इको R1 स्टिकी एंड बनाता है, एंड ही3 ब्लंट एंड मतलब डबल स्ट्रैंडेड एंड, BAM-H1 ये स्टिकी एंड्स फॉर्म कर रहे, HIND2 ब्लंट एंड्स को फॉर्म कर रहे, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, एंड SMA1 Serratia marcescens CCC सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये ब्लंट एंड्स को फॉर्म करता है क्योंकि ये C एंड G के बीच में कट करता है, कट करेगा बिटवीन C एंड G। नोट करो सारे एंजाइम्स को। और देखो एक चीज आप इसमें जो है वो आप इसमें एक चीज को नोट करो कि जैसे इस पे आते हैं, ये वाला एंजाइम इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, क्या है सीक्वेंस GGCC। तो जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है CC पार्ट, वो इसके पहले पार्ट के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना। G का कॉम्प्लीमेंट्री C, G का कॉम्प्लीमेंट्री C। अब जरा इस पर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ GGA, अगला पार्ट इसी के कॉम्प्लीमेंट्री है। GGA मतलब A का T, G का C, G का C। तो मतलब जो सेकंड पार्ट होता है वो पहले पार्ट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। यहाँ पे आ जाओ जैसे ट्रिपल C, तो सेकंड पार्ट इसका जो ये वाला पार्ट है वो ट्रिपल G है। जैसे ये है GTC, तो सेकंड पार्ट ले लो, C का कॉम्प्लीमेंट्री G, T का कॉम्प्लीमेंट्री A, G का कॉम्प्लीमेंट्री C। इसके अलावा 3 और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स हम पढ़ेंगे, आप इनको नोट कर लो पहले। हीमोफाइलस इजाइप्टियस, बैसिलस एमाइलोलिक्विफेसियंस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंसी, सेरेशिया मार्सीसेंस। अलग अलग बैक्टीरिया से अलग अलग जो है वो टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम आइसोलेट किया जाता है, और हर एंजाइम अलग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। सो इस तरह के 900 एंजाइम्स हैं, जो 900 से ज्यादा एंजाइम्स हैं जो आइसोलेट हो चुके हैं। सीक्वेंस को बहुत ध्यान से नोट करो, ठीक है, और उनकी जो कटिंग साइट है उसको ध्यान से नोट करो। ये सीक्वेंस को जो है वो रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो कट करता है, रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस करके भी बोलते हैं, या रिकॉग्निशन सीक्वेंस भी बोला जाता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इको R1, ही3, BAM-H1, HIND2, SMA1।
और हमने ये समझा हुआ है कि हम जो भी सीक्वेंसेस बोलते हैं वो 5 to 3 स्ट्रैंड वाले सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ट्रिपल सी ट्रिपल जी जो है वो 5 to 3 है उसका डायरेक्शन। ऊपर जो लिखा गया वो क्या है, डायरेक्शन 5 to 3 जो आप बोलते हो सीक्वेंस, वो सीक्वेंस कहाँ पे है, 5 to 3 स्ट्रैंड पर होता है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल्स पे आते हैं। 3 more examples. अगला आ जाएगा, नेक्स्ट इज SAL1 SAL1 it is obtained from streptomyces albus एंड ये एंजाइम फॉर्म करता है, स्टिकी एंड्स को फॉर्म करता है, स्टिकी एंड्स। हम यहाँ पे सीक्वेंस को नहीं स्टडी कर रहे, आप डायरेक्टली याद रखोगे कि एंजाइम का सोर्स क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बस, और ये एंजाइम कौन से एंड्स को फॉर्म करता है, स्टिकी एंड्स को फॉर्म करता है, SAL1। नेक्स्ट लेते हैं XHO1 it is taken from xanthomonas halseicola एंड ये एंजाइम भी स्टिकी एंड्स को फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड्स। XHO1 taken from Xanthomonas halseicola, formation of sticky ends. One enzyme is EcoR5। हमने EcoR1 पढ़ा सबसे पहले, और ये एंजाइम है EcoR5। नो डाउट इट इज obtained from E. coli बैक्टीरिया, पर ये ब्लंट एंड्स को फॉर्म करता है, obtained from E. coli and it forms blunt ends. XHO1 का सोर्स Xanthomonas halseicola, EcoR1 स्टिकी एंड्स बनाएगा, EcoR5 अलग तरह का एंजाइम है और ये ब्लंट एंड्स को फॉर्म करता है, ये एक डिफरेंट सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है। EcoR1 डिफरेंट टाइप है, EcoR2, EcoR3, EcoR4, EcoR5 अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग सीक्वेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे, अलग अलग टाइप ऑफ एंड्स को फॉर्म करते हैं। जैसे 5 जो है वो ब्लंट एंड्स बनाता है, 1 वाला जो है वो स्टिकी एंड्स को फॉर्म करता है। SAL1, XHO1 and EcoR5 formation of blunt ends. Blunt ends are also known as flush ends. आपने पढ़ा स्टिकी एंड्स आर नोन एज कोहेसिव एंड या फिर स्टैगर्ड एंड्स, ब्लंट एंड्स आर नोन एज फ्लश एंड्स, दे आर नोन एज फ्लश एंड्स। ओके, सो यहाँ पे सेकेंड एंजाइम ओवर है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और इसमें जो हमने एग्जाम्पल पढ़े EcoR1 स्टिकी एंड्स, He3 ब्लंट एंड्स को फॉर्म करता है, थर्ड हमने पढ़ा BAMH1
जो है BAM-H1 फिर हमने पढ़ा, दैट इज HIND2 पढ़ा, एंड SMA1 है। बाकी ये 3 तरह के एंजाइम्स हैं जो आपने स्टडी किए। थर्ड टाइप पर आते हैं, जॉइनिंग एंजाइम। एंड जॉइनिंग एंजाइम जो है वो लाइगेज है। लाइगेज एंजाइम जो है वो अगर आरएनए को जोड़ता है तो वो आरएनए लाइगेज है। अगर हम उसको डीएनए जोड़ने के लिए लाइगेज जब यूज करते हैं, वो लाइगेज एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। तो जो जॉइनिंग एंजाइम यूज हो रहा है वो कौन सा है? डीएनए लाइगेज। हमने एक एंजाइम पढ़ा था, टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम को हम यूज करते हैं ब्लंट एंड को स्टिकी एंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों हम आरडीटी में स्टिकी एंड्स को प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो स्टिकीनेस है ये डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है, जल्दी जुड़ता है। इसीलिए आरडीटी प्रोसेस में अगर हमें ब्लंट एंड मिला तो भी हम उस ब्लंट एंड को स्टिकी एंड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम अभी पढ़ेंगे। और हम स्टिकी एंड्स को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये डीएनए लाइगेज एक्टिविटी को जो है वो एनहांस करता है, उसको जो है एक तरह से प्रोमोट करता है। ठीक है, आगे लिखो, 2 लाइन छोड़ो और उसके बाद लिखो थर्ड एंजाइम नंबर 3, जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम थर्ड आ जाएगा, जॉइनिंग एंजाइम। इसके आगे लिखो डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज इज यूज्ड। डीएनए लाइगेज इज यूज्ड, सर्कल कर लेना। डीएनए लाइगेज is used to join vector DNA and passenger DNA, to join vector DNA and passenger DNA to form a recombinant DNA. To form a recombinant DNA. To form a recombinant DNA. ओके, सो यहाँ पे ज्वाइनिंग एंजाइम ओवर है। आगे लिखो नंबर 4, फोर्थ एंजाइम, टर्मिनल ट्रांसफरेज। टर्मिनल ट्रांसफरेज। नेक्स्ट एंजाइम, टर्मिनल ट्रांसफरेज। इसके आगे लिखो, it is used to convert blunt ends into sticky ends. Used to convert blunt ends into sticky ends. अगली लाइन में adenine nucleotides and thymine nucleotides, adenine nucleotides and thymine nucleotides are added to one strand of DNA. Are added to one strand of DNA. अगली लाइन में लिखो, stickiness facilitates activity of DNA ligase. Facilitates activity of DNA ligase. पूरी लाइन को सर्कल करो, stickiness facilitates activity of DNA ligase. Therefore, sticky ends are preferred in RDT. Therefore, sticky ends are preferred
in RDT. Sticky ends are preferred in RDT. आप इसमें डायग्राम भी बना सकते हो। जैसे मान लो कि ये ब्लंट एंड है, DNA with blunt ends. So blunt end हमने समझा, what are blunt ends? Double stranded ends. So ये अगर blunt ends है तो इस वाले blunt end के एक साइड पर, एक स्ट्रैंड पर, मान लो यहाँ पर एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाता है और दूसरे वाला जो है उसमें एक स्ट्रैंड पर थाइमीन के न्यूक्लियोटाइड को ऐसा जोड़ दिया जाता है तरह से। तो अब ये पहले क्या था, ब्लंट एंड था, अब ये क्या बन गया, स्टिकी एंड्स बन गया। तो आपने एक पर ऐड कर दिया एडेनिन को और दूसरे पर ऐड कर दिया थाइमीन के न्यूक्लियोटाइड को। तो अब आप आसानी से इनको जो है वो जोड़ सकते हो। एंड एडेनिन थाइमीन यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कम यूज होगा। अगर C एंड G हम यूज करेंगे तो वहाँ पे एनर्जी जो है वो ज्यादा यूज होगा क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, तो आप ये डायग्राम बना सकते हो। सो जिन दो डीएनए को आपने जोड़ना है, अगर वो दोनों डीएनए जो है वो ब्लंट एंड्स के साथ हैं, तो आप एक डीएनए पर एडेनिन के न्यूक्लियोटाइड जोड़े जाते हैं और दूसरे डीएनए के स्ट्रैंड पर, एक सिंगल स्ट्रैंड पर थाइमीन के न्यूक्लियोटाइड को जो है वो ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट एंजाइम को लेते हैं, अगला आ जाएगा एल्केलाइन। नेक्स्ट एंजाइम एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम alkaline phosphatase तो हमने आरडीटी आउटलाइन में जो है वो इस वाले डायग्राम को ये डायग्राम बनाया था आपने। तो ये वेक्टर डीएनए, ठीक है, बना लो साथ के साथ डायग्राम। वेक्टर डीएनए आफ्टर कटिंग विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तो मान लो यहाँ पे G है और यहाँ पे C है। अगर वेक्टर डीएनए था और एक पैसेंजर डीएनए, मान लो C और यहाँ पे G। तो ये है पैसेंजर डीएनए एंड ये है वेक्टर डीएनए। याद है ये वाला डायग्राम? ठीक है, अब एक बार सुन लो। अगर जैसे ये जो प्लाज्मिड है या वेक्टर का डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया गया, लेकिन ये वापस जो है आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और वापस जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। मतलब ये G, ये वाला एंड और ये वाला जो एंड है, ये एंड और ये एंड, ये वापस इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो एंड है और ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड और ये एंड, ये वापस इस तरह से यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जहाँ मैंने स्टार बनाया, इन दो के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वापस बन जाएगी। तो ये वापस क्या बन जाएगा, सर्कल। उसी तरह से जो ये वाला एंड है, ये वापस जो है वो आपस में क्या हो सकता है, सेल्फ लाइगेशन हो सकता है। तो हम एल्केलाइन फॉस्फेटेज को यूज करते हैं। दिस एंजाइम रिमूव्स फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5' एंड, जिसकी वजह से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म नहीं होता एंड वेक्टर डीएनए का सेल्फ लाइगेशन नहीं होगा, ये आपस में नहीं जुड़ेगा। एंड पैसेंजर डीएनए का भी सेल्फ लाइगेशन नहीं होगा, इसके दोनों एंड्स आपस में ज्वाइन नहीं होंगे। ठीक है, सो नोट करो इसको। दिस एंजाइम removes phosphate group from 5' end
from 5' end, due to which phosphodiester bond is not formed, due to which phosphodiester bond is not formed, phosphodiester bond is not formed, is not formed. Therefore, this enzyme prevents self-ligation. This enzyme prevents self-ligation of joining ends of prevents self-ligation of joining ends of vector DNA and prevents self-ligation of joining ends of passenger DNA. Self-ligation of joining ends of passenger DNA. एल्केलाइन फॉस्फेटेज ओवर है। अब हम आते हैं लास्ट एंजाइम पर, सिंथेसाइजिंग एंजाइम। लास्ट एंजाइम synthesizing enzymes. So one enzyme is DNA polymerase, and second enzyme is a reverse transcriptase. सारे एक बार ना ध्यान दो, पहले सुन लो इसको, फिर आप उसके बाद इसको नोट करो। हमने आरडीटी का जब आउटलाइन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये समझा कि जो भी पैसेंजर जीन है, एलियन डीएनए है या फिर फॉरेन जीन है, जिसका प्रोटीन हमें चाहिए और जिसे हम क्लोन करते हैं, जिसे हम मल्टीप्लाई कराते हैं। अगर हमें इंसुलिन बनाना है तो हम इंसुलिन के जीन को जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे, इंसुलिन के जीन को एक्सप्रेस कराएंगे ताकि उससे प्रोटीन बने। और ये एक्सप्रेशन और ये मल्टीप्लिकेशन होस्ट सेल के अंदर करवाया जाता है। तो हमें इंसुलिन का जीन जो है वो हम इंसुलिन का जीन डायरेक्टली मैन के डीएनए से आइसोलेट करके यूज कर लें? तो ऐसा नहीं किया जाता। एक रीजन पर आते हैं, जीन म्यूटेटेड भी हो सकता है, दिस इज वन रीजन, लेकिन मेन रीजन कुछ और है। यूकैरियोटिक जीन्स आर स्प्लिट जीन्स, मतलब कि हमारी जीन्स में कोडिंग, नॉन कोडिंग, मतलब इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स दोनों प्रेजेंट है। तो हमारा जीन जब आरएनए बनाता है तो वो आरएनए नॉन फंक्शनल बनता है, फिर वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का प्रोसेसिंग होता है, फिर वो जाके कहीं फंक्शनल एमआरएनए बनता है और फिर वो फंक्शनल एमआरएनए से आगे प्रोटीन बनता है। मतलब हमारा हर जीन से जब आरएनए बनता है तो वो आरएनए नॉन फंक्शनल होता है क्योंकि उस आरएनए में इंट्रॉन्स होते हैं, फिर मॉडिफिकेशन होता है, स्प्लाइसिंग होती है और फिर एक फंक्शनल एमआरएनए बनता है और वो फंक्शनल एमआरएनए से आगे प्रोटीन फॉर्म होता है हमारे सेल्स के अंदर। अगर हम एक यूकैरियोटिक जीन को, मतलब अगर हम मैन के इंसुलिन के जीन को ई कोलाई में डाल दें तो ई कोलाई के अंदर इंसुलिन का जीन अपना आरएनए बनाएगा और ये आरएनए नॉन फंक्शनल बनेगा। लेकिन ई कोलाई के अंदर तो जो है वो स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म है ही नहीं, एंजाइम्स ही नहीं है स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म को परफॉर्म करने के लिए।
तो जो इंसुलिन से आरएनए बना है वो आरएनए तो कभी भी फंक्शनल एमआरएनए बन ही नहीं पाएगा, तो उससे कभी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है वो फॉर्म नहीं हो पाएगी। इट मीन्स कि हम कभी भी यूकैरियोटिक जीन्स को डायरेक्टली एज पैसेंजर जीन प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल के अंदर एक्सप्रेस कराने की कोशिश करते हैं तो यूकैरियोटिक जीन दे फॉर्म a non-functional mRNA, and due to absence of splicing mechanism, functional mRNA is not formed, therefore required protein is not obtained. तो फिर हमारे पास क्या वे आउट है? फिर तो हम कभी भी अपनी यूकैरियोटिक जीन के प्रोडक्ट को प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल में तो बना ही नहीं सकते। तो इसका एक वे आउट निकाला गया, और इसका वे आउट क्या है कि हम जो है वो जैसे मान लो कि ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये इंसुलिन का जीन है, मान लो इंसुलिन का जीन, और इसमें इंटरॉन एक्सॉन्स दोनों हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर, हमारे सेल के अंदर अब ये बना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना, ये बना प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में भी क्या प्रेजेंट है? इंटरॉन्स एक्सॉन्स वैसे ही प्रेजेंट है जैसे जीन में प्रेजेंट है। अब इसमें स्प्लाइसिंग हो गई, मॉडिफिकेशन हुई, अब ये बन गया फंक्शनल एमआरएनए बन गया। अब क्या बन गया? फंक्शनल एमआरएनए। एमआरएनए में तो कोई नॉन कोडिंग रीजन या इंट्रॉन होता ही नहीं है। हमने इस एमआरएनए को बाहर ले लिया, अब ये है फंक्शनल एमआरएनए है। अब आपने इस एमआरएनए को इन विट्रो में ले लिया, सेल के बाहर ले लिया, और इस एमआरएनए से अब आपने डीएनए बना लिया, और जो डीएनए बना वो बना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्या यूज किया आपने? यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज कर लिया? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ठीक है। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, ये अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड खुद बना लेगा। अब ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब ये इंसुलिन का जीन है, ये क्या है? फंक्शनल, इट इज फंक्शनल इंसुलिन जीन, फंक्शनल इंसुलिन जीन, ये है फंक्शनल इंसुलिन जीन। तो अब आप इस फंक्शनल इंसुलिन जीन को डाल दो ई कोलाई में, तो इंसुलिन बन जाएगा। जो डीएनए, मतलब ये वाला जो डीएनए है, जो डीएनए आप एमआरएनए से बनाते हो बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, दैट डीएनए इज नोन एज cDNA। इसको क्या बोला जाता है? cDNA, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो हम ज्यादातर यूकैरियोटिक जीन्स को यूज करते हैं इन फॉर्म ऑफ cDNA, in form of complementary DNA. So what is cDNA? cDNA is obtained from mRNA by using a reverse transcription. So cDNA is obtained from mRNA template, template कौन सा? mRNA template, by using reverse transcriptase enzyme. So हमने ये समझा कि हम यूकैरियोटिक जीन को ई कोलाई के अंदर प्रोटीन ऑब्टेन करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन्स आर स्प्लिट जीन्स, दे आर हैविंग इंटरॉन्स, एंड प्रोकैरियोटिक सेल ई कोलाई के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो इंटरॉन्स को रिमूव कर पाए। सो फंक्शनल एमआरएनए फॉर्म नहीं होगा एंड रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर्म नहीं होगी। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम आज यूकैरियोटिक जीन्स को एज cDNA यूज करते हैं। एज पैसेंजर जब हमें यूज करना है तो हम उन्हें cDNA की फॉर्म में यूज करते हैं। तो cDNA एक ऐसा डीएनए है जिसमें कोई इंटरॉन्स नहीं है, और ये फंक्शनल है, और ये प्रोकैरियोटिक होस्ट सेल में अपनी प्रोटीन को आसानी से फॉर्म करता है। तो हमने हमारे सेल के अंदर इंसुलिन का जीन जिसमें इंटरॉन एक्सॉन है, और इससे जो आरएनए बना वो नॉन फंक्शनल बना, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट,
हमारे सेल के अंदर स्प्लाइसिंग हुआ, फंक्शनल एमआरएनए बन गया। इस फंक्शनल एमआरएनए को सेल के बाहर ले लिया गया। इन विट्रो में जो है वो इससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से डीएनए बना लिया गया, एंड दिस डीएनए इज नाउ विदाउट एनी इंट्रॉन, सो इट इज cDNA। तो एक एंजाइम हम कौन सा यूज कर रहे हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। और मान लो कि हमें कोई प्रोकैरियोटिक जीन जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन है, अगर हमें उस जीन को फॉर्म करना है तो हम जो है वो हमने डीएनए को ले लिया, इन विट्रो में डीएनए को लिया, एंड इस डीएनए की कॉपीज आप बनाने के लिए कौन से एंजाइम को यूज करोगे? डीएनए पॉलीमरेज को यूज करोगे। सो डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म सिंथेटिक पैसेंजर फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, and a reverse transcriptase forms synthetic passenger from mRNA template। तो अगर हमें डीएनए से जो है वो जीन्स बनानी है तो फिर हम एंजाइम कौन सा यूज करेंगे? डीएनए पॉलीमरेज। अगर हमें एमआरएनए से ऑब्टेन करना है तो एंजाइम कौन सा यूज होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सो फॉर मेकिंग पैसेंजर डीएनए, सिंथेटिक पैसेंजर डीएनए, दो एंजाइम्स जो यूज में आ रहे हैं उनमें से वन इज डीएनए पॉलीमरेज, वन इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। डीएनए पॉलीमरेज से जो सिंथेटिक पैसेंजर बनाया जाता है दैट इज नोन एज सिंथेटिक पैसेंजर, एंड जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बनाया जाता है दैट इज नोन एज cDNA। मतलब पैसेंजर जीन की वन टाइप इज सिंथेटिक पैसेंजर, वन टाइप इज cDNA, वन टाइप इज सिंथेटिक पैसेंजर, जिसको हम कहाँ से बनाते हैं? डीएनए से बनाते हैं, डीएनए पॉलीमरेज यूज करके। एंड वन इज cDNA, जिसको हम एमआरएनए से बनाते हैं बाय यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्निक। ठीक है, सो यहाँ पर एंजाइम्स ओवर हैं और इसको लिखा नहीं अभी आपने, इसको नेक्स्ट क्लास में आप लिखोगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पहला टूल ओवर है आरडीटी का, एंजाइम्स वाला। ठीक है, आप बेशक इसको नोट कर लो, ये जो मैंने बनाया यहाँ पे, ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, एमआरएनए इन विट्रो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट इज फंक्शनल इंसुलिन जीन। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है? cDNA। दिस इज cDNA। ठीक है, ये आ जाएगा cDNA।